नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर रह नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा इन 5 राज्यों में एक साथ 2027 के शुरू में जनवरी-फरवरी में चुनाव हैं। अभी हम 22 दिसंबर को बात कर रहे हैं, यानी ये साल तो गया। अब पूरा 1 साल यानी 12 महीने बचे हैं 2026 के। अगर इससे पहले के चुनाव को आप देखें, चाहे बिहार का नतीजा रहा हो, दिल्ली का रहा हो, महाराष्ट्र का रहा हो, हरियाणा का रहा हो, वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के पक्ष में गया है। झारखंड में चुनाव हुआ था तो हेमंत सोरेन बने हैं, जम्मू कश्मीर में हुआ था तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। लोकल बॉडीज की बात करें तो केरल में कोई बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी को एज सच नहीं मिली, लेकिन जो प्रशासनिक राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां उसका मेयर बनना एक इंडिकेशन है। केरल हो, तमिलनाडु हो, जो अभी तक ड्राई एरिया रहे बीजेपी के लिए, वहां भी अब संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, करवट बदलती हुई दिखाई दे रही है। और कल महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज जो करीब 288 जितनी विधानसभा सीटें हैं उतनी ही लोकल बॉडीज, उनके नतीजे आए हैं। और वो नतीजे भी जो विधानसभा चुनाव में नतीजे आए थे उसके लगभग करीब हैं। यानी जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम से ये खेल हो गया, वो खेल हो गया, उनको शायद महाराष्ट्र की जनता ने फिर जवाब दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं रह गए हैं। इसके बीच में पश्चिम बंगाल में एक चुनाव है और 4 दूसरे राज्यों में, जिनमें असम है, केरल है, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। हर राज्य का चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये माना जाता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लोकसभा सीटें आती हैं, तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम हो जाता है। 2022 में भी कोशिश की गई थी कि योगी को रोक लो किसी तरीके से, मोदी अपने आप रुक जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। और प्रयास तो अभी भी यही सब चल रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम देख लीजिए, विपक्ष को देख लीजिए, अखिलेश यादव वगैरह को, वो हर मुद्दे को ऐसे तूल देते हैं कि जैसे ये सब योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है या उनके संरक्षण में हो रहा है। कफ सिरप वाला मामला, कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला, जिसका उत्तर प्रदेश से लेना एक ना देना दो, कोई मौत भी नहीं हुई, यहां प्रतिबंधित भी है। केवल स्टॉक कुछ लोगों ने अवैध रूप से तस्करी करके बनाया हुआ था और उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सदन में खड़े होकर के जो खुलासे किए हैं, उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के करीबियों का ही करा धरा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा उनका पत्रकारिता का कैरियर है। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट उनका चैनल, जिसको आप देखते हैं, स्नेह कर रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, योगी आदित्यनाथ ने जो जो कहा सदन के भीतर, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 136 फर्मों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा जो स्टॉकिस्ट है शुभम जायसवाल, वो कैंट वाराणसी के सपा प्रत्याशी अमित यादव का करीबी भी है, व्यापारिक साझेदार भी है। मिलिंद यादव भी इसका साझेदार है, जो समाजवादी पार्टी को ताल्लुक रखता है।
अमित यादव और मिलिंद यादव की पत्नियों के खातों से, शुभम के खातों से बैंक ट्रांजैक्शन पकड़े गए हैं। आलोक सिपाही, जिसके बारे में उन्होंने पक्का सफाई बताया, उन्होंने कहा कि ये कई आरोपी जो कफ सिरफ वाले मामले में अपराधी हैं, अखिलेश यादव को गिफ्ट देते हुए एक फोटो में भी है, और वो फोटो भी योगी आदित्यनाथ ने सदन के बीच में दिखाया, लहराया। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसी हालत कर देंगे, जब बुलडोजर चलेंगे तो चिल्लाना मत, हालत ऐसी कर देंगे आपकी कि फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं बचोगे। ये एक इतनी बड़ी चेतावनी और चुनौती के रूप में अखिलेश यादव को और उनकी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी को लिया योगी आदित्यनाथ ने, और लगभग फिनिश कर दिया इस मामले को आज सदन में। मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, एक मुद्दा खड़ा करना चाह रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, उसको तो पूरी तरह खत्म कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जो है समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से योगी आदित्यनाथ पर कोई एक आरोप चस्पा करना चाहती है। वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कद के बराबर आ जाएं। वो चाहती है कि उनको जो है पार्टी पर तो वो घेर रही है, पार्टी को 2024 में देखिए, 2024 में समाजवादी पार्टी एक एक्सपेरिमेंट कर चुकी, वो पार्टी को निशाने पर ले चुकी। पार्टी को निशाने पर लेने के बाद उसको कामयाबी मिली, इस पर भी कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि रिकॉर्ड है, सबूत है, उसके सांसद है। लेकिन वो एक जगह लगातार मात खाती है। वो ये सेंट्रल में तो आज तक कोई प्रधानमंत्री मोदी का कोई तोड़ उसके पास नहीं हो सकता, क्योंकि वो रीजनल पार्टी है। लेकिन रीजनल पार्टी के पास भी बाकी तमाम जगह, जैसे ममता बनर्जी अगर राज कर रही हैं, तो वहां आप देखेंगे उनके पास उनके मुकाबले का कोई नहीं है। अगर आप रीजनल पार्टी के तौर पर स्टैलिन के मुकाबले पे बीजेपी कम देख पाती है, पिनरई विजयन के मुकाबले पर कम है। आपने देखा होगा कि वहां से प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि के सहारे पार्टी को सेल करते हैं। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ भी उतनी ही बड़ी छवि रखते हैं, और वो मुझे लगता है कि अखिलेश और तमाम से तो बहुत आगे हैं। उनको तो कोई बात ही नहीं है कि उनको जब भी हम लोग बात करते हुए देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये एक जो बीजेपी के पास प्लस पॉइंट है विधानसभा चुनाव का, वो तभी कम हो सकता है जब आप योगी आदित्यनाथ को सीधे कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस तरह के मसले में ले आए जो उनकी छवि पर दाग लगा सकता हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी तक लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, इन दोनों पर, करप्शन के खिलाफ जो है, ये दोनों ऐसे मामले हैं कि जिनको योगी पूरे देश के नेताओं में अपने आप को पहली श्रेणी में रखते हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। अभी तक का कोई दुश्मन उनके ऊपर दाग नहीं लगा पाया। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर पर वो जरा सा भी ट्विक नहीं हुए, कहीं भी नहीं हुए। तो तीसरा फिर बचता क्या है? तो वो क्या कर रहे हैं, लंबे समय से योगी आदित्यनाथ को जातियों के दायरे में बांधना चाहते हैं। आप देखेंगे इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने ही की थी। वो चाह रही थी कि धनंजय सिंह के सहारे, आप देखे होंगे कभी कहेंगे ठाकुरों के माफिया बचे हुए हैं, कभी ठाकुर अफसरों का नाम लेंगी, ये तमाम चीजें आपको वो होते हुए दिखेंगी, वो सब जगह दिखेंगी। लेकिन इस मामले में तो वो बल्लियों उछलने लगे। उनको लगा अरे बहुत बड़ा मामला आ गया साहब, ये तो बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि धनंजय सिंह हो गया, उसके सामने एक दूसरा जो है सिपाही आलोक सिंह हो गया, बस तो ये तो सब चीजें। तो उन्होंने बिना किसी तैयारी के, बिना ग्राउंड चेक किए हुए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर इसको हमला बोलने के लिए तैयार किया। लेकिन योगी तो तैयार थे, योगी को मालूम था कि ऐसी चीजें हैं जिनमें हमको फंसाया जाएगा। दरअसल ये कहानियां जब शुरू होती हैं दिसंबर की शुरुआत में ही, नवंबर में बल्कि, जौनपुर और बनारस के कुछ हॉस्पिटल्स में बच्चों के ग्लाइकोल के या इस तरह के सिरप से कुछ घटनाएं आई जो असामान्य थी। उसके बाद जांच हुई, चूंकि इससे पहले भी ये पकड़ी जा चुकी थी जौनपुर में उसमें, लेकिन उस समय ये अंदाज नहीं था कि इस करप्शन का स्केल ये होगा। तो जब एसआईटी को इसको जांच दी गई, एसटीएफ को,
और जिस तरह से फिर उस पर इसका स्केल निकलता चला गया, 2 से 4 हज़ार करोड़ रुपए सालाना जब दिखने लगा कि ये इतना है, जिसमें गुजरात जहाँ प्रोडक्शन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र जहाँ वितरण होता बनता है जहाँ, उसके बाद दिल्ली जहाँ से लिया जाता है, इसके बाद बिहार जो ट्रांजिट रूट पर है, और इसके बाद बांग्लादेश तक। यानी ये जाँच इतनी बड़ी होती चली गई, ईडी ने धन शोधन में किया, और इधर इसका पॉलिटिकल वो भी बहुत जबरदस्त होने लगा। समाजवादी पार्टी के विधायक जो आपने देखा होगा कि वो पहन के आए बाकायदा कोडीन भैया और ये तमाम चीजें। लेकिन योगी की तैयारी बहुत मजबूत थी। योगी ने पहले से ही इस पर एसआईटी, जब मैंने बताया, बनाई। उसके बाद उन्होंने सर्चिज की, बड़ी तकड़ी सर्चिज हुई, और जिनके डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं उनको, और जिनके इनडायरेक्ट लिंक है उनको भी, उन तमाम लोगों को सामने लाया गया, और अभी बहुत सारे लोग अरेस्ट हैं। और जब चीफ किंगपिन ही आपका मिल गया, जो किंगपिन है शुभम जायसवाल और वह है, उनके रिश्ते मिल गए, उसके बाद बुलंदशहर ये बिजनौर के नेताओं के मिल गए, फिर स्टॉकिट्स में मिल गए, तो फिर ये कह पाना बहुत ही मतलब अपने मुंह पर ही अंडे फेंकना है, जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसको कर रही है। क्योंकि उन्होंने सीधा कहा, कोई भी, और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो बहुत शार्प पॉलिटिशियंस भी है, मेहनत भी है, शार्प पॉलिटिशियन भी है, जो ये जानता है कि सदन में कहे गए शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये आलोक सिंह पक्का सपाही है, सिपाही नहीं सपाही है, ये एक तरह से मुझे लगता है कि वो कह रहे थे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये पढ़ी लिखी बातें हैं, ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। तो वो मुझे लगता है उस दांव को उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी जो इसको लेके आगे बढ़ना चाहती थी, उसको मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक इस पर टिक नहीं पाएगी। जी, सुन लेते हैं जरा आदित्य जी ने कहा क्या है। सिर्फ से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। जरा ये फोटो भी एक बार दर्शकों को दिखा दें, जो योगी आदित्यनाथ का भाषण के बीच में उन्होंने दिखाया, जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। जी, आगे सुनते हैं। है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में। ये 2 नमूने वाला जरा सुनते हैं एक बार ध्यान से। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाता है। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। धीरेन्द्र जी, अभी आप कह रहे थे कि बहुत ही शार्प लीडर हैं, और ये टिप्पणी आपने इसलिए की है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव, जिन्हें 2 नमूने बता रहे हैं योगी जी, वो दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में फिर लड़ने वाले हैं 2017 की तरह। यानी 10 साल बाद यूपी के 2 लड़कों की, अब तो मैच्योर हो गए, लड़के रहे नहीं, तो 2 मित्रों की कहें कि उनकी जुगलबंदी देखने को मिलेगी। तो योगी आदित्यनाथ ने अभी से दोनों पर एक निर्णायक प्रहार बोल दिया है। देखिए, वो अभी से 27 की तैयारियां हो रही है। अगर हम किसी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं
बहुत सिंसियरली। तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी आपने देखा कि किस तरह से अभी शनिवार को उन्होंने किस तरह से उस एसआईआर पर कहा, पूरे सीधे तौर पर कहा। उसके बाद फिर कल फिर उन्होंने बाकायदा 25 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा रिलीज किया, मीटिंग में बाकायदा बताया कि कहाँ सबसे ज्यादा शिफ्टेड हैं, कहाँ सबसे ज्यादा मिसिंग हैं, और कहाँ ये लोग कितने 10 से 15% फॉर्म वापस नहीं आए हैं। इन तमाम चीजों का मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि जो 27 का चुनाव है उसकी मेरी तैयारी पूरी है। जहां जहां उनके कील कांटे कमजोर है उनको दुरुस्त कर रहे हैं, उनको ठोका पीटी की जा रही है। और तरुण चुग को जनरल सेक्रेटरी वहां बीजेपी आए तो उसको ये कहना पड़ा कि जिनको चुनाव नहीं लड़ना वो अभी बता दीजिए, पार्टी के साथ गद्दारी मत कीजिए। तो ये मुझे लगता है कि एक तो ये तय करना कि मेरे घर में कोई पूरी, पहले आप जो अपने दुर्ग के अंदर होता है उसके अंदर पूरा राशन जुटा लें, पानी, रसद, सेना के जो कहीं से केले के दरवाजे कमजोर हैं उन सबको ठीक ठाक कर दिया जाए, दरवाजों की लकड़ी अगर गल गई है तो उसको बदला जाए। ये तमाम चीजें करने के बाद अब उन्होंने सीधे तौर पर दूसरे का मनोबल गिराना शुरू करते हैं, क्योंकि ये वॉर की एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है। पॉलिटिकल थियरी में भी आता है कि आप सबसे पहले अपने दुश्मन को न्यून कर दो, उसको ये बताओ कि वो बहुत बड़ा नहीं है। तो आप देखिए वो मजाक का विषय जब से बन गए, राहुल गांधी को सिंसियर अपने आप को सिंसियर साबित करने के लिए इतने साल एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। तो वो उसी तरह से मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ उसी चीज को आगे ले जा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी सिंसियरिटी को चैलेंज करते हैं। वो ये बताते हैं कि आप जिस समय यहाँ सदन चल रहा होता है उस वक्त अगर कोई आदमी वहां जा रहा है और आप पीछे रह जाते हैं तो इसका इशारा है कि उसकी नजर में सदन और वो सब चीजें बहुत मायने रखती नहीं। मुझे ये लगता है। जी, एक और क्लिप जरा सुन लेते हैं योगी जी की। 70 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है, और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं। योगी आदित्यनाथ जितना टू द पॉइंट बोलते हैं, जितना फ्रैंक बोलते हैं और जितना सीधा बोलते हैं, बिना किसी दबाव के, दुराव के और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, और कोई इसको पॉलिटिकली करेक्ट कहेगा या इनकरेक्ट कहेगा, इस प्रेशर के बिना जो बोलते हैं, वो मैंने तो कम से कम अपने पत्रकारिता जीवन में किसी दूसरे नेता को इतना सीधे सीधे बोलते हुए नहीं देखा है। जी, वो सीधा, दरअसल पूरी पॉलिटिक्स इस समय हम देखते हैं योगी आदित्यनाथ एकदम कोई बीच का पर्दा नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा, चाहे ये कह देना कि फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं बचोगे, इसका मतलब इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, उन्होंने सोच लिया है
कि इसको यहीं खत्म नहीं करना है। इसको मुझे लगता है कि ये जून-जुलाई 2026 तक लेकर के जाएँगे। अभी ये चूँकि कार्रवाई तो बहुत बड़ी है, हालाँकि मेजर लोग इसके पकड़े जा चुके हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जो मेजर फर्में हैं वो सब चीज़ें उनको भी देखा जा चुका। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ ऐसे 1-2 चेहरों को मुझे लगता है कि रखा जाएगा, जिनको जब सामने लाएँगे तो पार्टी की बड़ी फ़ज़ीहत होगी। समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह वो चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं, और चूंकि बार-बार याद होगा आपको, बार-बार सपा ये कह रही है कि बुलडोजर नहीं चल रहा, कोडीन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, ये तमाम चीजें वो बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतजार है और कोई बड़ा खेल जरूर है। योगी आदित्यनाथ जितने विश्वास से भरे हुए दिख रहे हैं और जितना बड़े आराम से मजा लेते हुए विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष को वहां पकड़े हुए हैं, वो उस पार्टी के लोगों को जिस तरह से वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आज सोना तो बंद कर देंगे, अभी अगले 1-2 हफ्ते तक तो उनको नींद आएगी नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कि कहां से कहां तक कार्रवाई जाएगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला होगा। तो इसीलिए मैं तो ये मानता हूं कि अभी हम लोगों को देखना होगा कि वो किस बड़ी कार्रवाई की तरफ, चूंकि उन्होंने हवा में नहीं कहा होगा, कम से कम ये पुरानी कार्रवाइयां तो उनकी बात का समर्थन करती हैं, मैं ये कह सकता हूं। और क्या हम ये माने कि वंदे मातरम भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 150वीं वर्षगांठ पर पहले पार्लियामेंट में दोनों सदनों में वंदे मातरम पर चर्चा, और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा। योगी ने भी बड़ा जोरदार भाषण दिया है वंदे मातरम पर। भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्रभाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यह कुछ चंद राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण की नीति, सत्ता लोलुपता, वैचारिक कायरता का दुष्परिणाम है। इसकी कीमत देश ने चुकाई है, जिसकी गूंज आज भी हम सबको सुनाई देती है। धीरेन जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहाँ से थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दर्शकों को पता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सारा घटनाक्रम भी इस समय यहाँ पर बहुत शिद्दत से देखा भी जा रहा है, महसूस भी किया जा रहा है और उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वंदे मातरम पर उत्तर प्रदेश सदन में चर्चा और योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करना, ये सब भी एक, मैं कहूंगा कि एक सोचा विचारा जेस्चर है उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी में जो भी, चूंकि जब ये तय किया गया होगा, बहुत पहले से ही ये तैयार किया गया होगा कि वंदे मातरम पर विधानसभा में भी चर्चा होगी। याद होगा जब संसद में कहा गया, उसी के बाद फिर ये आया कि विधानसभा में भी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह का बहुत जबरदस्त तरीके से आपने देखा होगा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जिहादी आइडियोलॉजी से सीधा टकराते हैं, जिस तरह वो कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम पे बात होनी चाहिए। वो जानते हैं कि उनका वोटर किस बात से खुश होता है, किस बात से उसको दिक्कत होती है। तो ये बात आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी
बीजेपी का कोई भी कोर वोटर मोदी से कुछ असंतोष बता सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से उसको कोई दिक्कत नहीं है। और वो सिर्फ यहाँ का नहीं, वो पूरे देश के जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनको योगी आदित्यनाथ में एक बड़ी वो दिखती है कि ये जो पार्टी का एक सोच है, जो लोग वोट दे रहे हैं, जिस बात के लिए वोट दे रहे हैं और जिस लिए वोट दे रहे हैं, वो सब चीजें वो इनसे पूरी होते हुए देखता है। तो जब योगी आदित्यनाथ वंदे मातरम की चर्चा को करने के लिए सदन में इसको इशू को तैयार करते हैं, तो उनको बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस पर क्या होगा। वो जानते हैं कि विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने सदन में साफ कहा कि अगर मुसलमान तुम्हारा साथ छोड़ दें, समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा कि तो साथ छोड़ दें, तो एक पार्षदी भी जीत नहीं पाएगी। तो ये सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी किस तरह से मुस्लिम वोटों के लिए डेमोक्रेटिक मूल्यों से और इस देश का जो संविधान है उससे कहां-कहां कितना-कितना झुककर समझौता करती है। और अगर ये मैसेज वो नीचे ले जाती है, तो उसके वोटर फिर एकजुट हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ अपनी एक-एक दांव को, एक-एक पत्ते को बहुत सावधानी से चलते हैं, बहुत देर तक उसको सोचते हैं और उसके बाद सहजता से जनता के सामने रखते हैं, ताकि उनके वोटर को समझ में आए। तो ये मैसेज भी उनका अपने वोटर के लिए था और सीधा मैसेज है, इसमें कहीं कोई बीच में कोई जो भटकाव नहीं है, बीच में कोई उन्होंने अपने लिए कोई सिमली मेटाफर का इस्तेमाल नहीं किया, सीधे तौर पर है, बिल्कुल सीधा। तो यही उनकी खूबी भी है कि अपने वोटर के साथ सीधा संवाद बनाए रखते हैं। धीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, आप अस्वस्थ भी हैं, फिर भी जुड़े, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे और उन पर आपने खुल करके अपने विचार रखे। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, तो आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों को। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएँ। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएँ, ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, तो उस पर जाइए। रात को 8 बजे लाइव आते हैं, उनको सहयोग भी करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार।